दोस्तों, भारत के गद्दारों का देश की खुफिया एजेंसी रॉ गिन गिन कर हिसाब करती रही है। तो इस वक्त रॉ के रडार पर पाकिस्तान के साथ ही चीन भी आ चुका है। वैसे दोस्तों, भारत ने इसका गठन ही चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए किया था और इसके बाद तो भारत की खुफिया एजेंसी में ऐसे जासूस भर्ती हुए जो अकेले पूरे के पूरे देश पर भारी पड़े हैं। उन्होंने अपनी कुव्वत के बूते एक देश की पूरी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान ने साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को महज 17 दिन में ही सरेंडर करने को मजबूर कर दिया था। तो चीन के खिलाफ भारत की इसी विंग ने अब तक सीमाओं को महफूज रखा है और इस वक्त भी ये अपने जाबाज जासूसों के साथ ही बेहतरीन कमांडोज वाले स्पेशल ग्रुप के साथ चीन की गर्दन दबोचने में लगी है। लिहाजा दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या है भारत में जासूसी विंग की सीक्रेट स्टोरी। क्या भारत के पास भी है जासूसों की अपनी जाबाज फौज? अगर हाँ, तो कैसे काम करते हैं ये भारत के खतरनाक जासूस? भारत के जासूसों को दुनिया किस पायदान पर आंकती है? कैसे 1971 के युद्ध में वो जासूस कौन था जिसने बिना हथियार उठाए ही पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था? भारत पर जब भी कोई बड़ा खतरा मंडराया तो भारतीय सेना, मिलिट्री, पैरा फोर्सेस, पुलिस और तमाम तरह के क्वाड्स हमारी आपकी हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। लेकिन देश में एक ऐसा भी विंग है जो इन सिक्योरिटी एजेंसीज जितना ही अहम है, लेकिन हम उसके बारे में बेहद कम जान पाते हैं। वो जान पर खेलकर खुद को देश पर कुर्बान तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ना तो उनकी कुर्बानी पर सैनिक सम्मान होता है, ना तो राजकीय या राष्ट्रीय अवकाश, ना तो उनकी कुर्बानी तारीखों को याद रहती है जिस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए होते हैं। जी हाँ, भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का काम ही कुछ ऐसा है कि जान देने के बदले भी इन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिल पाता। फिर भी दुनिया के टॉप 5 बेहद शार्प खुफिया एजेंसियों में शुमार की जाती है रॉ। अमेरिका की CIA, इजराइल के मोसाद, चीन की MSS और पाकिस्तान की ISI का नाम इसी लिस्ट में है। रॉ के पहले चीफ RN काफ की गिनती दुनिया के टॉप 5 जासूसों में होती थी। रॉ ने अब तक हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही सैकड़ों साजिशों को फेल किया है। तो आज मैं भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ के बारे में आपको हर वो जानकारी देने वाला हूँ जिसे जानकर आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल भारत की पहली विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ की नींव 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर के बाद 21 सितंबर 1968 को पड़ी थी, क्योंकि उस दौरान मौजूद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कई मोर्चों पर फेल हो गई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ की नींव रखी और इसके पहले चीफ RN काव यानी रामेश्वर नाथ काव बने। इस एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त देश में एक ऐसी संस्था की सख्त जरूरत थी जो खुफिया सूचनाओं पर नजर रखने के साथ साथ आतंकवादियों के हमलों से पहले जानकारी इकट्ठा कर सके। एक जासूस की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो खुद के लिए जीना ही छोड़ देता है। फिल्मों में एक जासूस की जिंदगी एडवेंचर भरी दिखाई जाती है, जबकि असल में ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती है। रॉ से जुड़ना यानी एक आग का दरिया। इन्हें हर समय खुद को दुश्मन की नजर से बचाए रखना पड़ता है, क्योंकि मिशन के दौरान एक गलती हुई और सारा खेल खत्म। रॉ के जासूस को खुद से जुड़ी सारी जानकारी छिपा कर रखनी पड़ती है। ये एजेंट्स अपने परिवार तक को नहीं बता सकते कि आखिर ये करते क्या हैं। किसी भी मिशन के लिए इन्हें छोटी सी छोटी जानकारी को भी इकट्ठा करना पड़ता है। अगर कभी ये देश से बाहर पकड़े जाते हैं तो ये खुद को देश से जुड़ा हुआ नहीं बता सकते हैं। माना जाता है कि खुद देश ही इन्हें अपना जासूस मानने से मना कर देगा। यूं तो ये भी सेना की तरह देश को बचाने का ही काम करते हैं, लेकिन अपने काम के लिए इन्हें कोई मेडल नहीं मिलता, कोई इनकी पीठ नहीं थपथपाता। एक रॉ जासूस का काम है बस देश की निरंतर रक्षा करते रहना, बिना किसी प्रशंसा या लालसा के। फिर भी देश के हजारों सपूत रॉ ज्वाइन करते हैं, लाखों की नौकरियां छोड़कर, घर परिवार का सुकून त्याग कर सिर्फ देश की सेवा का जुनून उन्हें रॉ का एजेंट बना देता है। दोस्तों, रॉ से जुड़ना यानी आग का दरिया पार करना जैसा है। रॉ एजेंट के तौर पर सिलेक्शन के शुरुआती पड़ाव में तो केवल आपके दिमाग का ही टेस्ट लिया जाता है, लेकिन असली ट्रेनिंग तो इसके बाद शुरू होती है। इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे एक असली जासूस बना जाए। इसमें न सिर्फ कैंडिडेट का दिमाग बल्कि उसकी शारीरिक परीक्षा भी ली जाती है। इसमें उन्हें हर वो गुण सिखाया जाता है जो ट्रेनिंग के बाद असल जिंदगी में उनके काम आ सके। कैंडिडेट्स को अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल जैसे कई देशों में भी भेजा जाता है ताकि वो वहां लड़ने के गुर सीख पाएं। शरीर थका देने वाली कड़ी आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है।
बंदूकों का इस्तेमाल बिना हथियार के लड़ने के काबिल भी बनाया जाता है, क्योंकि कई बार मौके ऐसे भी आ सकते हैं जब रॉ के जासूस के पास बंदूक या कोई हथियार ही ना हो। ऐसे में उसके अपने हाथ ही उसके बचाव में काम आ सकते हैं। इसीलिए ही इन्हें बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। रॉ एजेंट की 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। पहली, बेसिक ट्रेनिंग। ये केवल 10 दिनों की ही होती है। इसमें सिखाया जाता है कि इन्हें आखिर काम क्या करना है। एक बार जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, उसके बाद शुरू हो जाती है इनकी असली एडवांस ट्रेनिंग। दूसरी, एडवांस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में इन्हें पहले बताया जाता है कि कैसे एक जासूस काम करता है। इन्हें कई रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, जिससे इन्हें काम करने का तरीका मालूम होता है। कैंडिडेट्स को न सिर्फ रॉ बल्कि बाकी देशों की खुफिया एजेंसी के बारे में भी बताया जाता है। 1 से 2 साल चलने वाली इस ट्रेनिंग में इन्हें बताया जाता है कि कैसे असली जासूस काम करते हैं। इन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी रखा जाता है। इन्हें हर तरह से मजबूत बनाया जाता है। फील्ड की ट्रेनिंग इन्हें किसी नकली नहीं बल्कि असली परिस्थिति में दी जाती है। इन्हें असली मिशन के दौरान ही इनकी ट्रेनिंग मिलती है। कैंडिडेट्स को सिखाया जाता है कि कैसे दुनिया से खुद को बचा के किसी की जासूसी की जाती है। इसके बाद इन्हें इंटरोगेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसमें इन्हें सिखाया जाता है कि अगर कोई इन्हें पकड़ भी ले तो कैसे अपना मुंह बंद रखें। इन्हें कांटेक्ट बनाने और कई तरह की और जरूरी चीजें सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें फाइनल स्कूल भेजा जाता है, जहां से आखिर में निकलता है एक असली जासूस। धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून खुद सुरक्षित होने पर सुरक्षा करता है कि ध्येय वाक्य पर चलती है रॉ। इसी सूत्र वाक्य पर चलते हुए इसके एजेंट्स बड़े बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, ऑपरेशन लाल डोरा, ऑपरेशन कैक्टस, उरी के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सफल ऑपरेशन। रॉ एजेंट दुश्मन के देश में रहकर वहां की खुफिया जानकारी जुटाते हैं। वहां के लोगों के बीच रहकर देश के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही है, इसकी जानकारी लेते हैं। ये दुश्मन के साथ रहकर भी देश की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं। रॉ के जासूसों में भारत के रविंद्र कौशिक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजस्थान के रहने वाले रविंद्र सामान्य घर से आने वाले शानदार थिएटर कलाकार थे। उनकी एक्टिंग देख रॉ के ऑफिसर इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें रॉ ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर। रॉ के एजेंट के तौर पर रविंद्र पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तानी बनकर वो पाकिस्तानी फौज में भर्ती भी हुए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी रैंक को अफसर तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की सेना में रहकर रविंद्र उनकी जासूसी करते थे। सालों बाद रविंद्र गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। 16 साल तक रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में यातनाएं सही और अंतिम सांस तक देश से गद्दारी नहीं की। फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक के जीवन पर ही बनी बताई जाती है। ऐसी एक जाबाज स्पाइकिंग थी रॉ के पहले चीफ R.N. काव। उस वक्त जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब का बांग्लादेश अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने भारत से मदद मांगी थी, तब भी रॉ ने शानदार काम किया था। भारत की दखलंदाजी और मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तान के मंसूबे फेल होने लगे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन रॉ को इस योजना की भी खबर लग गई। रॉ ने खबर दी कि 72 घंटों के भीतर पाकिस्तान की वायुसेना भारत पर हमला करेगी। रॉ ने 2 दिसंबर 1971 तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद वायुसेना अलर्ट पर आ गई, लेकिन हमला नहीं हुआ। रॉ ने वायुसेना से 24 घंटे और अलर्ट पर रहने के लिए कहा। एक दिन बाद रॉ की खबर सच साबित हुई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के फाइटर प्लेन भारत के कई शहरों पर हमला करने आए। भारतीय वायुसेना ने उनको उल्टे पांव लौटा दिया। वो भारत का कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारत भी खुलकर सामने आ गया था। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगी। 13 दिन तक चले इस घमासान के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारत के इस जीत के पीछे जो दिमाग और जिसका नेटवर्क काम कर रहा था वो थे R.N. काव। लेकिन उनका ये कारनामा दस्तावेजों से गुम है, क्योंकि रॉ के कर्मचारियों को अपनी पहचान छुपानी होती है। वो एक रॉ एजेंट हैं, ये बात कोई नहीं जानता। उनका ये सीक्रेट भी उनके साथ ही खत्म होता है। रॉ में पहले केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन पुलिस और इंडियन मिलिट्री से लोगों को ही लिया जाता था, लेकिन अब इस खुफिया एजेंसी में छात्रों को भी भर्ती किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद मिशन पर भेजा जाता है। खुफिया एजेंसी में शामिल होने वाले शख्स का ग्रेजुएट और भारतीय होना जरूरी है। ये 9 to 5 जॉब नहीं है, लिहाजा रॉ एजेंट को कुछ घंटों के नोटिस पर भी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो RTI के दायरे से बाहर है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मिशन खुफिया होता है और वो किसी से भी अपनी जानकारी साझा नहीं कर सकते। रॉ किसी समय या किसी भी मुद्दे पर भारत की संसद के लिए उत्तरदायी नहीं है। एजेंसी केवल देश के प्रधानमंत्री और संयुक्त खुफिया समिति के प्रति उत्तरदायी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुख्य शाखा के तौर पर 250 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई रॉ का वार्षिक बजट 20 मिलियन था। अब रॉ में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं और इसका सालाना बजट 300 मिलियन है। रॉ सिर्फ जासूसों का एक संगठन नहीं है, ये नाम है उन जाबाजों के दस्ते का जो अगर ना हो तो देश की सुरक्षा को दुश्मन तार तार कर दें। इनके बूते ही हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि ये दुश्मन की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखते हैं और उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देते। और इस वक्त इनका सबसे बड़ा फोकस चीन की सीमा है।